नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन हब। चलिए शेक्सपियर की उस मैजिकल फॉरेस्ट में थोड़ा और आगे चलते हैं। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एज यू लाइक इट का एक्ट 2 और देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। तो ये है हमारी एज यू लाइक इट सीरीज का सेकंड पार्ट। आपको याद होगा एक्ट 1 के एंड में रोज़लैंड, सीलिया और ओरलैंडो तीनों ही अलग अलग रीजन से ड्यूक फ्रेडरिक के डेंजरस कोर्ट से निकल भागे थे। बस अब हम कहानी को ठीक वहीं से आगे बढ़ाने वाले हैं। एक्ट 2 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा करता है कि जब आप सब कुछ खो देते हैं तब आप असल में पाते क्या हैं। जरा सोचिए, हमारे सारे मेन कैरेक्टर्स रोज़लैंड, सीलिया और लैंडो अपनी आइडेंटिटी, अपना घर, सब कुछ छोड़कर आ गए हैं इस फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस अनजान जगह में उनका इंतजार क्या कर रहा है, आज़ादी या फिर एक अलग ही तरह की कैद। तो सबसे पहले चलिए इस नई सेटिंग को आखिर समझ तो लें। हमारा पहला सेक्शन है वेलकम टू द फॉरेस्ट। यहां हम कोर्ट की साजिशों से, उस दिखावे से बहुत दूर आर्डन के जंगल की खुली हवा में आ गए हैं। और याद रखिएगा, ये जंगल सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, ये अपने आप में इस प्ले का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये स्लाइड बेसिकली इस प्ले के दो अलग अलग दुनियाओं को सामने रखती है। एक तरफ है द कोर्ट, जहां सिर्फ पेंटेड पॉम्प यानी झूठी शान है, जलन है, खतरा है। और दूसरी तरफ है द फॉरेस्ट, यहां आज़ादी है, सच्चाई है, लेकिन इसके साथ आती है एडवर्सिटी यानी मुश्किलें। अब देखिए, ड्यूक सीनियर के लिए तो ये मुश्किलें एक सीख हैं, एक लेसन है, पर सवाल ये है कि क्या रोज़लैंड और ऑरलैंडो के लिए भी ये सफ़र इतना ही आसान होगा? तो जंगल में हमारी पहली मुलाकात होती है ड्यूक सीनियर से। हाँ, वही ड्यूक जिन्हें उनके अपने भाई ने राजपाट से निकाल दिया था। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन इसी पर है, द एग्जाइल ड्यूक्स फिलॉसफी। चलिए देखते हैं कि ड्यूक ने इस बनवास को, इस एग्जाइल को कैसे देखा है। ड्यूक सीनियर एक कमाल की बात कहते हैं, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। वो कहते हैं कि मुश्किलों का भी अपना एक अलग मजा है। उन्होंने इसकी तुलना एक टोड यानी एक जहरीले मेंढक से की है, जो दिखने में तो अगली एंड वेनमस है, पर माना जाता था कि उसके सर में एक प्रेशियस जूल होता है। ड्यूक के लिए ये हीरा, ये जूल वही सच्चाई और ज्ञान है जो मुश्किलों से मिलता है। कोर्ट की झूठी चापलूसी में ये सब कहाँ मिलता। तो ड्यूक सीनियर तो जंगल में आकर काफी पॉजिटिव हैं, लेकिन उनके साथ एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमेशा उदास रहता है। इसका नाम है जाक्स, और ये मेलनकॉली का जीता जागता उदाहरण है। मेलनकॉली का मतलब है ऐसी गहरी उदासी जिसका कोई साफ रीजन ना हो। शेक्सपियर के जमाने में इसे एक तरह की पर्सनालिटी माना जाता था, और जाक्स, वो इसके पोस्टर बॉय हैं। और जैक्स की इस मेलनकली नेचर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें मिलता है इस वीपिंग स्टैग वाले सीन में। वो एक घायल हिरन को एक नदी के किनारे रोते हुए देखते हैं, और बस इस एक सीन में उन्हें पूरी इंसानियत की सारी बुराइयां दिख जाती हैं। उन्हें लगता है कि बाकी हिरणों ने उसे अकेला छोड़ दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग सोसाइटी में एक दूसरे को छोड़ देते हैं। उनके लिए वो शिकारी, जो हंटर्स हैं, वो ड्यूक फ्रेडरिक जैसे जालिम लोग हैं। बेसिकली जैक्स हर चीज का एक नेगेटिव, सिनिकल मतलब निकाल लेते हैं। तो एक तरफ जंगल में लाइफ चल रही है और दूसरी तरफ कोर्ट में, वहां जुल्म और बढ़ गया है। चलिए वापस चलते हैं कोर्ट में। हमारा अगला सेक्शन है एन एस्केप फ्रॉम टिरनी। देखते हैं कि रोज़लैंड और सीलिया के भागने के बाद वहां क्या हाल है। कोर्ट में तो ड्यूक फ्रेडरिक आग बबूला हो रहे हैं। उनकी अपनी बेटी सीलिया रोज़लैंड के साथ भाग गई हैं, और उनका पहला शक किस पर जाता है? ऑफ कोर्स ऑरलैंडो पर। तो वो सीधा ऑरलैंडो के भाई ओलिवर को बुलाते हैं और ऑर्डर देते हैं, ऑरलैंडो को ढूंढ कर लाओ, नहीं तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मैं ले लूंगा। यहां ड्यूक का असली टायरेंट वाला रूप सामने आ जाता है। सोचिए, एक तरफ एक भाई है ओलिवर, जो अपने ही भाई ऑरलैंडो को मारने का प्लान बना रहा है, और दूसरी तरफ है एक बूढ़ा नौकर एडम, जो लॉयल्टी की एक मिसाल है। वो ऑरलैंडो को आकर वॉर्न करता है कि ओलिवर उसे मार डालना चाहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स, पूरे 500 क्राउन्स ऑरलैंडो को दे देता है ताकि वो भाग सके। व्हाट अ कैरेक्टर! एडम की इस लॉयल्टी से ऑरलैंडो इतना इंप्रेस होता है कि वो कहता है, ओह गुड ओल्ड मैन, हाउ वेल इन दी अपीयर्स द कॉन्स्टेंट सर्विस ऑफ द एंटीक वर्ल्ड। इसका मतलब है कि एडम में उसे वो पुराना जमाना दिखता है, जब लोग ड्यूटी के लिए, अपने फर्ज के लिए काम करते थे, ना कि मीड यानी पैसे के लिए। तो एडम यहां रिप्रेजेंट करता है एक पुरानी ईमानदार दुनिया को, और ऑरलिंडो उस नई मतलबी दुनिया को। टॉब, ऑरलैंडो और एडम भी चल पड़े हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की तरफ। इसका मतलब अब हमारे सारे मेन कैरेक्टर्स एक ही जगह पर इकट्ठा होने वाले हैं। हमारा अगला सेक्शन है फर्स्ट एनकाउंटर्स इन आर्डन।
चलिए देखते हैं कि जब ये सब लोग जंगल में मिलते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले जंगल पहुंचते हैं रोजलिंड, जो अब लड़के के भेस में गैनीमीड बनी हुई है, सीलिया जो अलेना बनी है, और उनके साथ जेस्टर टचस्टोन। लेकिन जंगल में आज़ादी का जो रोमांटिक आइडिया था ना, वो टूट जाता है, क्योंकि वो थकान से चूर हैं और भूखे हैं। रोजलिन कहती भी है, ओ जुपिटर, हाउ वियरी आर माई स्पिरिट्स, मतलब मेरी तो हिम्मत ही जवाब दे रही है। रियलिटी ने उन्हें जोर का झटका दिया है। और ठीक उसी वक्त जब ये लोग इतने परेशान हैं, दूर से एक गाना सुनाई देता है। ये ड्यूक सीनियर के लोग हैं जो गा रहे हैं अंडर द ग्रीनवुड ट्री। इस गाने का मतलब है कि यहाँ इस जंगल में तुम्हारा कोई इंसान दुश्मन नहीं है। तुम्हारा दुश्मन है तो बस विंटर एंड रफ वेदर, यानी सर्दी और खराब मौसम। सोच के देखिए कितना जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ रोजलिंड और सीलिया स्ट्रगल कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये लोग जंगल लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अब हम आते हैं एक्ट 2 के, बल्कि पूरे प्ले के सबसे फेमस मोमेंट पर। सेक्शन 5, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। यहाँ ऑरलैंडो का डिस्पिरेशन, ड्यूक की काइंडनेस और जैक्स की फिलॉसफी टकराती है, और हमें सुनने को मिलती है शेक्सपियर की शायद सबसे आइकॉनिक स्पीच। सीन को इमेजिन कीजिए। ऑरलैंडो अपने बूढ़े साथी एडम को गोद में उठाए हुए है, जो भूख से मर रहा है। वो तूफान की तरह ड्यूक के कैंप में घुसता है, तलवार निकालकर चिल्लाता है, खाना दो, एकदम डेस्परेट। लेकिन ड्यूक गुस्सा नहीं होते। वो बहुत कामली, बहुत जेंटली उससे कहते हैं कि तुम पहले अपनी तलवार नीचे रखो, हम तुम्हें आराम से खाना देंगे। ड्यूक की ये शराफत, ये सिविलिटी ऑरलैंडो के गुस्से को शांत कर देती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इस दुनिया में अब भी इतनी अच्छाई बाकी है। और इस पूरे सीन को देखकर हमारे फिलोसोफर जैकीज अपनी फेमस स्पीच शुरू करते हैं। वो कहते हैं, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स, यानी ये पूरी दुनिया एक स्टेज है और हम सब मर्द और औरतें बस एक्टर्स हैं। हम स्टेज पर आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और चले जाते हैं। चॉक्स के हिसाब से एक इंसान अपनी लाइफ में 7 अलग अलग किरदार निभाता है। पहला, द इन्फेंट, एक रोता हुआ बच्चा। दूसरा, द स्कूल बॉय, जो ना चाहते हुए स्कूल जाता है। फिर आता है द लवर, जो आशिकी में पागल है। उसके बाद द सोल्जर, जो झूठी इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकता है। ये हैं पहले 4 स्टेजेस। 5वीं स्टेज है द जस्टिस की, एक थोड़ा मोटा समझदार जज। उसके बाद द पैंटलून, एक कमजोर बूढ़ा आदमी जिसकी हालत अब थोड़ी खराब हो चुकी है। और आखिरी 7वीं स्टेज है सेकंड चाइल्डिशनेस, यानी दूसरा बचपन, जहां इंसान सब कुछ खो देता है। सन्स टीथ, सन्स आइज, सन्स टेस्ट, सन्स एवरीथिंग। जहां से लाइफ शुरू हुई थी वहीं आकर खत्म। तो जाके इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? यही कि हमारी पूरी लाइफ एक प्री रिटन स्क्रिप्ट की तरह है। हम पैदा होते हैं, अपने सारे रोल्स प्ले करते हैं और आखिर में ओब्लिवियन यानी गुमनामी में खो जाते हैं। ये एक काफ़ी सिनिकल, काफ़ी निराशावादी नज़रिया है लाइफ का, पर सोचिए, क्या इसमें थोड़ी सच्चाई नहीं है? क्या हम सब भी अपने अपने रोल्स ही तो प्ले कर रहे हैं? ओके, इस गहरी फिलोसॉफिकल बात के बाद आइए एक क्विक रिकैप करते हैं। देखते हैं कि एक्ट 2 के एंड तक इस स्टेज पर हमारे अलग अलग प्लेयर्स कहाँ खड़े हैं। हमारा फाइनल सेक्शन है एक्ट 2, स्टेट ऑफ प्ले। तो एक्ट 2 जब खत्म होता है तो हमारे सारे हीरोज फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में सेफ हैं। ड्यूक सीनियर, वो तो वहां एस्टैब्लिश्ड लीडर हैं। रोजलिंड और सीलिया डिस्गाइज्ड हैं, थके हुए हैं, पर उन्हें शेल्टर मिल गया है। और ऑरलैंडो और एडम, उन्हें भी ड्यूक सीनियर ने अपने साथ रख लिया है। मतलब कोर्ट का इमीडिएट खतरा अभी के लिए टल गया है। तो एक्ट 2 हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर लाकर छोड़ता है। सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स एक ही जगह फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आ चुके हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा? सवाल यह है कि क्या ये जंगल उनके लिए फ्रीडम और लव का आशियाना बनेगा, या फिर ये उनके लिए एक नई चुनौती, एक नया विल्डरनेस साबित होगा? इसका जवाब वो हमें मिलेगा एक्ट 3 में। ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।